अच्छा, तो एक सिचुएशन सोचिए। आप एक छोटी सी शहर से भाग रही हैं। हाँ। एक कार रुकती है, एक फैमिली है, वो आपको लिफ्ट देती है, लेकिन अंदर का माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा है। उनकी बेटी एक डिब्बे में रखे किसी जानवर के लिवर से खेल रही है। और फिर आपको एहसास होता है कि कार आपके डेस्टिनेशन की तरफ नहीं बल्कि वापस उसी शहर की ओर जा रही है जहां से आप भागी थीं। और ये तो मतलब बस शुरुआत है। इस कहानी में असली डर दरवाजे बंद होने के बाद शुरू होता है। हाँ, क्योंकि तभी कार में बैठी गर्भवती महिला को दर्द उठता है और उसके पेट से कोई बच्चा नहीं बल्कि एक भयानक जीव पैदा होता है। कैसा जीव? 2 इंसानी सिर, पक्षियों जैसे पंजे और चमगादड़ जैसे पंख। वो पैदा होते ही कार का शीशा तोड़कर उड़ जाता है। बाप रे। और इसी अफरा तफरी में मैडी नाम के उस बच्चे का पैसिफायर मुंह से निकलकर पानी में गिर जाता है। आज हम द डेयरी शैडोज की कहानी की परतों को खोल रहे हैं। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो हमें डेयरी नाम के एक शहर में ले जाते हैं। एक ऐसा शहर जो बच्चों के गायब होने, अजीबोगरीब घटनाओं और एक बहुत पुराने डर के साये में जी रहा है। पर हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाएंगे। सही कहा। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि डेयरी का असली राक्षस कौन है। क्या वो अजीब सा दिखने वाला जीव है या फिर इंसानों के अंदर छिपा डर और लालच? तो कहानी उस भयानक कार वाली रात के 4 महीने बाद आगे बढ़ती है। डेयरी के एयरफोर्स बेस पर मेजर ली और कैप्टन पॉली रोसो आते हैं। किसी सीक्रेट प्रोजेक्ट की बातें हो रही हैं। तो एक तरफ मिलिट्री की कोई साजिश चल रही है और दूसरी तरफ हैं कुछ बच्चे जिनकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। हाँ। और इन बच्चों में से एक है लिली, जिसे स्कूल में बहुत परेशान किया जाता है। और दूसरे हैं मैडी के दोस्त फिल और टेडी। मैडी वही बच्चा है जो कहानी की शुरुआत में गायब हो गया था। और फिल और टेडी सिर्फ दुखी नहीं है, वो एक अपराध बोध में जी रहे हैं, एक गिल्ट में। उन्हें लगता है कि मैडी उनकी वजह से घर से भागा क्योंकि वो उसकी बर्थडे पार्टी में नहीं गए थे। तो क्या ये सिर्फ एक इमोशनल साइड स्टोरी है या इसका उस मॉन्स्टर से कोई लेना देना है? लेना देना नहीं है, यही तो उस मॉन्स्टर का खाना है। अच्छा। ये कहानी बहुत खूबसूरती से दिखाती है कि ये कोई बाहरी राक्षस नहीं है जो सिर्फ आकर हमला करता है। ये हमारे अंदर के अपराध बोध, हमारे डर, हमारी कमजोरियों को ही हमारे खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। वो डर को महसूस करता है और उसी से और ताकतवर बनता है। और ये डर बहुत जल्दी हकीकत में बदलने लगता है। लिली को अपने बाथरूम के ड्रेन से मैडी की आवाज सुनाई देती है। वो एक गाना गा रहा होता है और फिर उसे खून से सने हाथ दिखाई देते हैं। उफ, ये बहुत ही असली और डरावना था। और टेडी का अनुभव तो और भी ज्यादा पर्सनल है। उसके कमरे में लैम्प के शेड पर अचानक यहूदी नेताओं के कटे फटे चेहरे उभर आते हैं और वो उससे बातें करने लगते हैं। ये तो बहुत ही अजीब है। मतलब यहूदी नेताओं के ही चेहरे क्यों? क्योंकि टेडी का परिवार होलोकॉस्ट से गुजरा था। ये उसका सबसे गहरा पारिवारिक डर था। और यहीं पर इस कहानी का जीनियस छुपा है। ये शैतान कोई आम भूत प्रेत नहीं है। ये एक साइकोलॉजिस्ट की तरह है। यह आपके दिमाग में घुसता है, आपके सबसे बड़े डर को ढूंढता है और फिर उसे आपके सामने लाके खड़ा कर देता है। ये डर को पर्सनलाइज करता है ना? बिल्कुल। तो इन भयानक अनुभवों के बाद बच्चे समझ जाते हैं कि ये कोई मजाक नहीं है। लिली, फिल और टेडी मिलकर मैडी के केस की जांच करने का फैसला करते हैं। वो थिएटर अटेंडेंट की बेटी रोनी से मिलते हैं जिसने मैडी को आखिरी बार देखा था। और रोनी उन्हें वापस उसी थिएटर में ले जाती है। मुझे लगा था कि शायद उन्हें वहां कोई सुराख मिलेगा, कोई भूली हुई चीज। पर जो हुआ वो किसी के भी अंदाजे से कहीं ज्यादा भयानक था। रोनी वही फिल्म चलाती है जो मैडी देख रहा था और अचानक स्क्रीन पर उन्हें मैडी दिखाई देता है जिसकी गोद में एक बच्चा है। वो उसे बुलाते हैं लेकिन मैडी एक भयानक मुस्कान के साथ उस बच्चे को स्क्रीन की तरफ फेंक देता है। क्या? और वो बच्चा वो स्क्रीन को फाड़कर असल दुनिया में थिएटर के अंदर आ जाता है। एक मिनट के लिए इसे सोच कर देखिए। यहां पर फिजिक्स के सारे नियम टूट जाते हैं। मूवी स्क्रीन एक दरवाजा बन जाती है। हाँ। असलियत और भ्रम के बीच की लाइन पूरी तरह मिट जाती है। ये वो पल है जब कहानी बच्चों को बताती है कि तुम जिससे लड़ रहे हो वो तुम्हारी दुनिया के नियमों से नहीं खेलता। और थिएटर में आते ही वो बच्चा उसी 2 सिर वाले भयानक जीव में बदल जाता है और बच्चों पर हमला कर देता है। थिएटर में तबाही मच जाती है। टेडी, फेल और उसकी छोटी बहन सब मारे जाते हैं। सब। सिर्फ लिली और रोनी किसी तरह बचकर बाहर निकल पाती हैं। और यहाँ एक जरूरी बात नोटिस करने वाली है। सोर्सेज बताते हैं कि हर शिकार के बाद उस जीव का आकार दुगना हो रहा था। हाँ। वो सिर्फ मार नहीं रहा था, वो डर
और मौत से एनर्जी ले रहा था और ज्यादा ताकतवर बन रहा था। ये एक चेन रिएक्शन की तरह था। तो एक तरफ ये बच्चे हैं जो अपनी जान देकर इस शैतान से लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ कुछ लोग इसी शैतान में एक मौका देख रहे हैं। बिल्कुल। कहानी हमें वापस आर्मी बेस पर ले जाती है, जहां एक बिल्कुल अलग तरह का खतरा पनप रहा है, और ये खतरा है इंसानी लालच का। जनरल शो मेजर लीरॉय को बुलाकर बताते हैं कि उन्हें डेरी एक सीक्रेट मिशन के लिए लाया गया है। मिशन है एक प्राचीन शक्ति को ढूंढना जिसे दूसरे देश भी तलाश रहे हैं। मतलब उन्हें पता है कि डेरी में कुछ है। हाँ, लेकिन जनरल शो को शक्ति में कोई शैतान नहीं बल्कि एक हथियार दिखता है। वो उसे कंट्रोल करना चाहता है। तो अब हमारे पास दो तरह की बुराइयां हैं, एक प्राचीन और अलौकिक जो डर पर पलती है, और दूसरी इंसानी जो ताकत की भूखी है। और ये कहना मुश्किल है कि दोनों में से ज्यादा खतरनाक कौन है। इस मिशन के लिए उनके पास एक स्पेशल सोल्जर है, डिक, जिसके पास तीसरी आंख है। मतलब वो आत्माओं और ऐसी शक्तियों को देख सकता है। हेलीकॉप्टर में ही उसे एक विजन आता है, पेनीवाइज का सर्कस वैगन और लाशों का ढेर। वो जनरल को चेतावनी देता है कि इस चीज को जगाना ठीक नहीं होगा। लेकिन जनरल अपने लालच में उसकी बात नहीं सुनता। वो खतरों से ज्यादा फायदों को देख रहा है। और एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि जनरल शो का इस शक्ति से पुराना नाता है। उसने बचपन में भी इसका एक रूप देखा था। तो ये उसके लिए सिर्फ एक मिशन नहीं, एक जुनून है। हाँ। तो ये शक्ति आखिर है क्या, आई कहां से है? डिक अपनी मानसिक शक्तियों से इसकी उत्पत्ति का पता लगाता है। और ये कहानी किसी भूत प्रेत की नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा पुरानी और बड़ी है। पता चलता है कि ये जीव लाखों साल पहले एक गिरे हुए तारे के रूप में पृथ्वी पर आया था। एक कॉस्मिक हॉरर। बिल्कुल। और उसी तारे के टुकड़ों से एक खंजर बनाया गया था जो उसे मार सकता है। और उस जीव को काबू में रखने के लिए उस तारे को 13 टुकड़ों यानी पिलर्स में तोड़कर डेरी की जमीन में ही दबा दिया गया था। तो यहां आकर कहानी का पूरा ढांचा साफ हो जाता है। हमारे पास प्रॉब्लम है एक कॉस्मिक एंटिटी जो डर खाती है, और हमारे पास उसका सोल्यूशन भी है, वो खंजर और वो 13 पिलर्स। लेकिन यहीं पर असली नैतिक संघर्ष शुरू होता है। बच्चों का मकसद है इसे खत्म करना। करेक्ट। जबकि जनरल का इरादा है इसे हथियार की तरह इस्तेमाल करना। हाँ। और यहीं से कहानी अपने सबसे तनाव भरे मोड़ पर पहुंचती है। लिली को एक ऐसा सच पता चलता है जो उसे अंदर तक तोड़ देता है। उसकी अपनी माँ पेनीवाइज को अपना खोया हुआ पिता समझकर उसे बच्चों की बलि देती थी। क्या? हाँ। ये एक अविश्वसनीय रूप से दुखद और परेशान करने वाला खुलासा है। ये दिखाता है कि ये बुलाई कितनी चालाक है। ये सिर्फ डराती नहीं है, ये लोगों के दुख, उनके अकेलेपन का फायदा उठाकर उन्हें ऐसे भयानक काम करने पर मजबूर कर देती है। सही कहा। लिली की माँ कोई शैतान नहीं थी, वो बस एक दुखी इंसान थी जिसका फायदा उठाया गया। और दूसरी तरफ जनरल शो वही करता है जिसका डर था। वो एक पिलर को खुदवाकर बाहर निकलवा देता है, और जैसे ही वो पिलर अपनी जगह से हटता है, पेनीवाइज पूरी तरह से आजाद हो जाता है। उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। और आजाद होते ही वो अपना सबसे बड़ा दाव खेलता है। वो मेजर लीरॉय के बेटे विल पर कब्जा कर लेता है और स्कूल के 100 से ज्यादा बच्चों को अपने वश में कर लेता है। अब खतरा कुछ लोगों पर नहीं बल्कि पूरे शहर पर है। अब शुरू होती है आखिरी लड़ाई। बचे हुए बच्चे एक ट्रक में पेनीवाइज का पीछा करते हैं। उनके पास वो खंजर है, लेकिन उसकी बुरी शक्ति इतनी ज्यादा है कि कोई भी उसे ज्यादा देर तक पकड़ नहीं सकता। हाँ, इसलिए वे उस खंजर को एक दूसरे को पास करते रहते हैं। ये दोस्ती और एकता का एक बेहतरीन सिंबल है। कोई अकेला हीरो नहीं है, वो सब मिलकर लड़ रहे हैं। और यहीं पर हमें पेनीवाइज की सबसे बड़ी कमजोरी पता चलती है। क्या? उसकी ताकत का सोर्स डर है। जब तक विल अकेला और डरा हुआ था, पेनीवाइज बहुत शक्तिशाली था। लेकिन जैसे ही विल अपने दोस्तों को देखता है, उसका डर कम हो जाता है और पेनीवाइज कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन तभी जनरल शो वहां पहुंच जाता है और पेनीवाइज उसके पुराने डर का फायदा उठाकर फिर से ताकतवर हो जाता है। उफ, लड़ाई एक बार फिर मुश्किल हो जाती है। लेकिन आखिर में उनके मरे हुए दोस्त रिच की आत्मा उनकी मदद करने आती है। ये एक शक्तिशाली पल है। ये दिखाता है कि दोस्ती मौत के बाद भी कायम रहती है, और जो रिश्ते सच्चे होते हैं वो इस तरह की बुराई से भी ज्यादा ताकतवर होते हैं। सब मिलकर उस खंजर को वापस जमीन में गाड़ देते हैं। खंजर एक पिलर में बदल जाता है और उसकी रोशनी से पेनीवाइज जलकर राख हो जाता है और बुराई की हार होती है। आखिरकार पेनीवाइज की मौत के बाद शहर में धीरे धीरे शांति लौटती है। मेजर लीरॉय का परिवार शहर की रक्षा के लिए वहीं रुकने का फैसला करता है, और लिली भी
अपने डर से आजाद होकर पहली बार अपने पिता की कब्र पर जाती है। कहानी का अंत में एक बहुत ही साफ सबक देता है, एकता, साहस और दोस्ती। डर पर काबू पा सकती हैं। हाँ, साथ ही ये जनरल शो के जरिए ये भी दिखाता है कि कैसे इंसान का लालच प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़कर कितनी बड़ी तबाही ला सकता है। तो उसने एक हथियार की चाय में पूरे शहर को दांव पर लगा दिया था। तो पेनीवाइज तो मर गया, लेकिन क्या इंसानी लालच जैसी बुराई कभी मरती है? शायद नहीं, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अच्छा। सीजन के आखिर में 26 साल बाद का एक सीन दिखाया जाता है। लिली की माँ एक बच्चे को देखकर मुस्कुराती है और एक बहुत ही अजीब बात कहती है। वो कहती है, डेयरी में मरने वाला कोई भी हमेशा के लिए नहीं जाता। और ये एक ऐसा सवाल है जो कहानी अपने दर्शकों के लिए छोड़ जाती है। इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या पेनीवाइज सच में मर गया या वो बस सोया हुआ है? या शायद पेनीवाइज कभी कोई एक जीव था ही नहीं। मतलब शायद वो डेयरी के लोगों के अंदर का ही डर और अपराध बोध है जो हर पीढ़ी में एक नया रूप ले लेता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा। और यही चीज डेयरी को इतना डरावना बनाती है।